काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि पहचान बन जाए। इसी उद्बोधन के साथ आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुपद की पूरी एनर्जी के साथ आपको क्लास में भाग लेना है। मैं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th का हमारा टॉपिक है बहुपद। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। दोनों क्लासों को देखने के बाद में हम यहाँ पे इस टॉपिक पे आज पहुँच चुके हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम पिछली क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या था दोस्तों, आपको थोड़ी सी मेमोरी में याद दिलाऊं तो हमारा जो द्विघात का जो बहुपद था, व्यापक बहुपद था, वो क्या था, ax² + bx + c। ये द्विघात का बहुपद था दोस्तों, और इसके शून्यक हमने माने थे अल्फा और बीटा। और शून्यक क्या होते हैं साथ ही आपको मैं बता देता हूँ। शून्यक क्या होते हैं, x के ऐसे 2 मान हैं यहाँ पे। द्विघात का है तो शून्यक 2 निकलेंगे दोस्तों, एक घात का है तो एक शून्यक होगा। यानी कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है वो बहुपद की घात के ऊपर डिपेंड करती है। बहुपद की यदि घात n है तो उसके शून्यक कितने निकल कर आएंगे, n निकलेंगे। यानी कि उसकी घात से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है, घात से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। तो हमारा जो बहुपद है यहाँ पे ax² bx + c द्विघात का बहुपद है दोस्तों, और इसके शून्यक हमने माने थे अल्फा और बीटा। बात कर रहे थे हम शून्यक क्या होते हैं। x के ऐसे मान जो यहाँ पे रखेंगे तो इसके मान को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। बहुपद के मान को क्या बना देंगे, शून्य बना देंगे। वही इस बहुपद के शून्यक है। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बात करें हम तो बहुपद के शून्यक x के ऐसे मान होते हैं जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोनों शून्यक हमने अल्फा और बीटा माना था, और इस बहुपद में जो गुणांक है वो क्या है, ABC है। ABC और अल्फा बीटा के मध्य जो संबंध था वही क्या है, द्विघात का जो बहुपद है उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध है। उस संबंध को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार अपनी मेमोरी में ताज़ा कर लेते हैं यादों को, पिछली क्लास की यादों को। 2 संबंध हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य 2 संबंध है। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो शून्यकों का योग। और ये क्या था भाई, -x का गुणांक बटे हुए में x² का गुणांक। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, पिछली क्लास में नहीं लिखा था तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखोगे माइनस तो हमारे सूत्र में आ रहा है, ये माइनस तो ऐसे कैसे आ गया। x का गुणांक क्या, x किससे गुणा हो रहा है दोस्तों, b से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, b लिखेंगे। बटे हुए में क्या आ रहा है भाई, x² का गुणांक आ रहा है। x² का गुणांक क्या लिखोगे दोस्तों, a लिखोगे, ठीक है। तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। -x का गुणांक x² का गुणांक होता है। साथ में दूसरा जो रिलेशन था वो था शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा का मतलब यानी कि शून्यकों को आप गुणा कर रहे हो तो वो क्या आता था, याद आ रहा है मुझे, अचर पद बटे हुए में x² का गुणांक। कुछ ऐसा ही लिखा था आपने पिछली क्लास में, और ऐसा ही मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है। अचर पद क्या है, अचर पद क्या होता है दोस्तों, जिसमें x नहीं होता है बहुपद में, जहाँ पे x नहीं दिख रहा है आपको वो क्या आपका अचर पद है। तो ax² + bx + c में अचर पद क्या होगा, यहाँ पे c हो गया। और बटे हुए में x² का गुणांक का मतलब x² किससे गुणा हो रहा है भाई, a से गुणा हो रहा है। तो अल्फा × बीटा का मान क्या आ गया, c/a। अचर पद बटे हुए में x² का गुणांक। बहुत सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल फार्मूले। आपको मैंने बताया था कि फार्मूलों को याद करने का एक ही तरीका है, आप एक चार्ट पे फार्मूलों को रंगीन स्केल पेन से लिखें और जहां आप सोते हो उसके सामने चिपका दीजिए, ठीक है। जब भी आपकी आंखें खुले तो नज़र फार्मूलों के ऊपर पड़नी चाहिए और उनका रिवीजन होना चाहिए माइंड के अंदर। मैं कहता हूँ आप ज़िंदगी में कभी फार्मूले भूल ही नहीं पाओगे बुलाने पर भी, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले थे, ठीक है। अभी तक फार्मूलों की जड़ी नहीं लगी है, धीरे धीरे फार्मूले बढ़ते रहेंगे। याद भी रखना है आपको, गणित की बुनियाद तो फार्मूलों पे टिकी हुई है भाई, सूत्रों पे टिकी हुई है।
आप मुझे सूत्र दोगे तो मैं आपको समझा पाऊँगा, उत्तर दे पाऊँगा। ठीक है, तो सूत्र आपको याद रखने हैं दोनों। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न है हमारा, पहला क्वेश्चन है 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके शून्यक ज्ञात करने हैं दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध भी सत्यापित कीजिए। आपको संबंध को भी दर्शाना है, जो संबंध है वो सही है या नहीं है। तो इसका पहला प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं इसका। पहले हम इस बोर्ड के 2 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए कुछ भाग इस साइड में करेंगे और कुछ भाग इस साइड में करेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट्स लिख रहे हो तो वो एज इट इज ऊपर से नीचे की ओर लिखते रहना दोस्तों। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 4x² - 4x + 1। क्या है भाई? 4x² - 4x + 1 क्या है हमारा क्वेश्चन है। इसके शून्यक निकालने हैं। पहले आपको दोस्तों क्या करना है भाई? शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद में गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध भी सत्यापित करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? मैंने बताया था जब भी बहुपद की शून्यक निकाल रहे हो आप तो उसको 0 के बराबर रखना है। उसको किसके बराबर रखना है भाई? 0 के बराबर रखना है। तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, 4x² - 4x + 1 = 0 कर लेंगे हम दोस्तों। अब इतना करने के बाद में इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड की मेमोरी में आपको याद दिलाऊं तो आपको मैंने बताया था ax² + bx + c होता है। तो इसके शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं, उसके बाद में a और c को गुणा करते हैं, और फिर बाद में जो b आ रहा है इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं। दोनों टुकड़ों को वापस जोड़े तो वापस b आ जाना चाहिए, और गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए? a × c आ जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको माइंड में करनी है दोस्तों। आपने 9th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होगी। बहुत टैलेंट हो आप अपने आप में, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। ठीक है, यहाँ पे a का मान क्या है भाई? a का मान क्या है? आप यहाँ पे तुलना कर सकते हो, देखो इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4x² - 4x + 1। बहुपद एक की तुलना ax² + bx + c से करने पर चलो यहाँ पे तुलना करेंगे, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर वाले एक नंबर को और इसको कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे a बराबर क्या है? a की जगह क्या लिखा हुआ भाई? 4 लिखा हुआ है। b की जगह इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? -4 आ रहा है, और c की जगह क्या आ रहा है भाई? इसमें 1 आ रहा है। समझ में आ गया? ABC के मान पता हो गया आपको, इनके गुणांकों की वैल्यू आपको पता हो गई है दोस्तों। a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, और c बराबर क्या है? यहाँ पे 1 है। a को c से गुणा कर लो भाई। a को c से गुणा किया, a का मान कितना है? 4 है, c का मान 1 है, तो 4 × 1 करोगे, क्या आया भाई? 4 आया। ओके, इतना समझ में आ गया। b के 2 टुकड़े करने हैं, b बराबर -4 है, इसके 2 टुकड़े करो। टुकड़े ऐसे होने चाहिए, दोनों को जोड़े तो वापस क्या आ जाना चाहिए? -4 आ जाना चाहिए, और गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए? a × c, यानी कि +4 आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल से टुकड़े हैं, -2 और -2। -2 को जोड़ोगे -4 बन गया, और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? +4 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टुकड़े आपको मिल गए हैं, आप इसके शून्यक निकाल रहे थे इस समीकरण के, तो ये बनेगा 4x² - 4x + 1 = क्या चल रहा है भाई? 0 चल रहा है। ठीक है, 0 चल रहा है, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लेना। देखो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 4x², जो यहाँ पे 4 था, आपने 4 के टुकड़े क्या किए? -2 तो यहाँ पे -2x कर दिया मैंने। ठीक है, -4 यानी कि b को 2 जगह बांट लिया हमने, 2 भागों में डिवाइड किया है, -2 -2। ठीक है, आगे x लगा हुआ था तो x लगा दिया है,
उसके बाद में प्लस का चिन्ह है और 1 है, इसको ऐसे कैसे कर लिया और ये 0 कर दिया। ठीक है, ये 0 तो बराबर में चल ही रहा था और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखो, अब 4 पद हो गए। पहले कितने पद थे? 1, 2 और 3 थे। अब 4 पद हो गए आपके पास। ठीक है, तो हम 2-2 के जोड़े बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 2-2 के जोड़े बन गए दोस्तों। अब 2-2 के जोड़ों में पहला जो जोड़ा आ रहा है वो क्या है? 4x² - 2x है। 4x² - 2x पहला जोड़ा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में 2 तो कॉमन दिख रहा है और एक x भी कॉमन दिख रहा है। जब 4 में से 2 कॉमन आएगा तो कितने बार जाएगा? भाग 2 बार। भागफल आता है यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 2x बार आ गया तो क्या बचा? 1 बचा। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कॉमन लेने में आपसे हो सकती है और इस प्रश्न में कुछ समझने लायक चीज़ है भी नहीं। कॉमन आपने सही ले लिया तो मान लो कि आपका प्रश्न एज इट इज़ ऊपर से नीचे तक सही है। कॉमन कैसे लेते हैं? कोई बंदा ये सोचता है, मैंने कई बार क्लासों में देखा है कि सर 4 से आप 2 बार ले लिए तो 2 बचे। ठीक है, और यहाँ पे 2 बार ले लिए तो 0 बचना चाहिए था। भाई 4 में से 2 बार लिए तो 2 आ गए और यहाँ पे 2 बार ले लिए तो 0 बचना चाहिए था। ये प्रश्न पुटअप करते हैं बच्चे, तो ये प्रश्न पुटअप करना उनका गलत है। भाई मैं समझा देता हूँ आज आपको। कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 कम कर दिए उसमें से। ठीक है, आप 2 बार ले रहे हो तो 2 बार लेने का मतलब ये हुआ कि आप 4 में 2 का भाग दे रहे हो। ठीक है, तो भागफल कितना आया? 2 बार आया तो वो 2 बचेगा। यहाँ पे आपने 2 में से 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 0 नहीं है। ठीक है, 2 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? वो बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार x² बार लिया तो यहाँ पे x² था और यहाँ पे x बार लिया तो 1x बचेगा। क्या बचेगा भाई? 1x भी बचेगा और फिर आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। 2 बचा, 1x² बार आ गया, 1x बचा और फिर आगे क्या बचेगा आपका? -1। ओके, इसमें हम देखते हैं -2x है +1 है, इसमें कॉमन क्या लेंगे? 1 लेंगे माइनस का। -1 बार ले लिया तो क्या बच गया भाई? 2x बच गया और प्लस का चिन्ह किसका हो गया? माइनस का। ये चीज़ आपने 9th में पढ़ ली थी। गुणनखंड विधि की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? शून्यक निकाल रहे हैं। गुणनखंड विधि की सहायता से हम क्या कर रहे हैं भाई? शून्यक निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इतना होने के बाद में फिर से 2 पद बन गए, एक पद ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो आप ले सकते हो। बराबर में 0 चल ही रहा है तो ये और ये दोनों में सेम दिख रहा है। 2x - 1 आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है भाई? पहले पद में देखो 2x बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है? -1 बच रहा है। ये तो कॉमन आ ही गया था और बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये और ये तो दोनों ही क्या है? समान है। 2x - 1 2x - 1 दोनों ही क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अब दोनों ये गुणा हो रहे हैं और बराबर में क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। तो 2 संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम दोनों को 0 करके देख लेते हैं। ठीक है, 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0, ऐसे ही तो होगा ना दोस्तों, दोनों सेम ही है ये तो आप देखोगे ये क्या बन गया भाई? रैखिक समीकरण बन गया। इसमें एक घात वाला ही है तो एक घात वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका जो शून्यक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? पहली क्लास में आपको बताया था, पक्षांतरण विधि की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो माइनस का 1 उस साइड में जाएगा, किसका बन गया? राइट साइड में जाने पर प्लस का बन गया और x बराबर क्या आ गया भाई? 1/2 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 1/2। तो इधर भी वही आएगा, 2x बराबर ये उधर जाएगा 1, राइट साइड में जाएगा प्लस का 1 बन गया और x बराबर क्या आ गया? 1/2। ये 2 जो गुणा में दिख रहा था ये किस में आ जाएगा? पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। कहने का मतलब इसके दोनों ही जो शून्यक है वो क्या है? समान है। एल्फा का मान भी वही आ गया और बीटा का मान भी सेम आ गया। एल्फा और बीटा का मान क्या आ गया आपके पास? 1/2 1/2, दोनों का बराबर मान चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, बहुपद के शून्यक
अल्फा बराबर क्या है 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आ गया भाई 1/2। बहुपद के शून्य का आप क्या मान रहे हो अल्फा और बीटा, तो हमारे अल्फा की वैल्यू आई है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या आई है 1/2। दोनों शून्य क्या है दोस्तों बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अल्फा और बीटा का मान आ गया है हमारे पास, शून्य निकल चुके हैं, यानी कि ये प्रश्न यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न सॉल्व करना है, शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम शून्य को एवं गुणांकों, शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता, ठीक है। ये लो, ये दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है भाई इसका, ये आगे वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो शून्यकों का योग क्या आ रहा है, देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है भाई, हमारे जो सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, सूत्र की सहायता से नहीं देख रहे हम, डायरेक्ट देख रहे हैं। शून्यकों का योग क्या आ रहा है, देखो पहला अल्फा और बीटा का मान क्या आया था 1/2, अल्फा बराबर 1/2 मान रखा है और बीटा बराबर भी 1/2 मान रखा है। तो ये तो बहुत पुरानी गणित है भाई। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, आधा होता है। और आधा जुड़ेगा तो क्या बनेगा भाई, 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, आधा और आधा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया भाई, 1 आ गया है। अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया, जोड़ोगे तो 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या गुणांकों के मध्य और शून्यकों के मध्य संबंध था, उसकी सहायता से भी 1 आ रहा है, इसकी जांच करेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था दोस्तों, -b/a होता था। सूत्र क्या था, -b/a था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -b/a थी। तो आप मान रख के देखो भाई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो ऐसे की ऐसे आ गया, और b का मान क्या रखोगे दोस्तों, ये रहा b का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है भाई -4 है। तो इस b की जगह आपने क्या रख दिया, -4 रख दिया दोस्तों। उसके बाद में बटे हुए में क्या आ रहा है भाई, a आ रहा है। तो a का मान क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, a बराबर क्या है भाई 4 है। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, 4 रखा। इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से टकराएगा, चिन्हकारी उत्पन्न होगी और क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये 4 प्लस का हो गया। ये दोनों माइनस आपस में टकरा कर क्या बन गए, गुणा होकर प्लस का चिन्ह दे दिया है। और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, उसका मतलब वो प्लस की संख्या मान ली जाएगी दोस्तों। तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और नीचे प्लस का 4 है, ऊपर भी क्या आ गया, 4 आ गया। 4 में 4 का भाग देते हो क्या आता है भाई, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आपने देखा अल्फा प्लस बीटा, आपने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, आगे 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे सूत्र की सहायता से भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध था एक हमारा, वो सत्य सिद्ध हो गया है दोस्तों। अब दूसरा संबंध बच रहा है, उसकी भी जांच कर लेते हैं। दूसरा संबंध क्या था, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से गुणा करोगे क्या आएगा, देखो दोस्तों अल्फा का मान क्या था भाई 1/2, और बीटा का मान भी क्या था 1/2 था। तो 1/2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 1/2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है। दो भिन्नें यदि आपस में गुणा होती है तो अंश अंश से गुणा होता है और हर से गुणा होता है। तो ऊपर वाली संख्या 1 है, अंश 1 है, और इसमें भी क्या 1, तो 1 से 1 गुणा होगा 1 आ गया, नीचे हर से हर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो गुणा करने पर शून्यकों को जो गुणनफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। जांच कर लेते हैं दोस्तों, क्या सूत्र की सहायता से भी 1/4 आ रहा है। यदि सूत्र की सहायता से 1/4 आ रहा है तो हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, बताइए जरा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था भाई,
अचर पद बटे हुए में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे हुए में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या था, रिलेशन था। ये दूसरा रिलेशन है भाई दोस्तों। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, एल्फा इंटू बीटा बराबर था अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटे हुए में ए। ठीक है, मान रख के देखते हैं दोस्तों। सी का मान देखो क्या है भाई, सी बराबर 1 दिख रहा है, ये रहा, नहीं दिख रहा है तो मैं गोला कर रहा हूँ इस पर। सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने इस सी की जगह क्या रख दिया भाई, 1 रख दिया है। बटे हुए में आपको ए दिख रहा है दोस्तों। ए का मान क्या है, देखो ये पहले से गोले में कर रखा है मैंने दिखाने के लिए आपको। ए बराबर क्या है भाई, 4 है, तो आप 4 रख दो। इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और मज़ा भी पूरा आ गया भाई, 1 बटे हुए में 4 आ गया डायरेक्ट। आप देख लो, कुछ भी नहीं किया है मैंने। और वैसे गुणा कर रहे तो तब भी क्या आ रहा था, 1 बटे हुए में 4 आ रहा था दोस्तों। तो ये पर्सन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें इसी टाइप के सभी पर्सन हैं। पहला पर्सन हमने ये कर लिया था पहले वीडियो में, हमारा ये दूसरा पर्सन हो गया है। और तीसरा पर्सन सेम इसी टाइप का है। चौथा पर्सन और पांचवा पर्सन थोड़ा सा दिखने में क्रिटिकल है, समस्यात्मक दिख रहा है, तो आपको समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक RK सर आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम जो पर्सन आपको ऐसा डाउटेबल लगता है उसी पर्सन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये पर्सन नंबर जो 3 है, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये होमवर्क के रूप में आपको दे दिया गया है, आपको करना है फेयर कॉपी में। ओके, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जो दिखने में थोड़ा सा जटिल है परंतु बहुत सरल है। जो चीज़ दिखने में थोड़ी घातक होती है वो फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, जो घातक चीज़ है उसको लेते हैं हम, तगड़े वाला प्रश्न लेते हैं। जो दिखने में आपको तगड़े वाला प्रश्न दिख रहा है परंतु इतना तगड़ा है नहीं है ना। ये लो जी, बोर्ड क्लीन हो गया अपना। और अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहले का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही मजे लायक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आनंदित क्वेश्चन है। द्विघात का समीकरण है, द्विघात का क्या है ये समीकरण, सॉरी द्विघात का बहुपद है, बहुपद है, क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद और समीकरण में अंतर मैंने आपको समझा दिया था। समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं आती है और समीकरण में क्या आ जाता है, बराबर में 0 आती है। ठीक है, मैं अधिकतर बहुपद को समीकरण ही बोल देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है शुरू से, परंतु आप बहुपद समझ लेना। अब जैसे अब 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। और ये 0 उठाते ये क्या बन गया भाई, बहुपद बन गया। बहुपद की डिटेल से परिभाषा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको दी थी, बहुपद क्या होता है। ठीक है, x के ऊपर जितनी अधिकतम घात होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। यहाँ पे x के ऊपर सबसे ज़्यादा घात कितनी दिख रही है दोस्तों, आपको 2 दिख रही है, तो ये द्विघात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद है। तो द्विघात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। दोनों शून्यक आपको निकालना है और उनके मध्य गुणांकों के मध्य और शून्यकों के मध्य संबंध दर्शाना है। सेम वही प्रश्न है परंतु ये गुणनखंड की सहायता से नहीं हो रहा है। इसमें 3 पद नहीं है, इसमें केवल 2 ही पद हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये चिन्ह आपने देखा होगा, ये चिन्ह किसका है भाई, वर्गमूल का है। ये चिन्ह किसका है, वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ठीक है, और वर्गमूल चिन्ह का मतलब होता है आधी घात। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, आधी घात। जैसे x के ऊपर अंडरूट है, इसका मतलब हुआ है कि x के ऊपर कितनी घात है, आधी घात है। x के ऊपर कितनी घात है, आधी घात है। वर्गमूल के चिन्ह का मतलब क्या होता है, आधी घात होती है, किसी संख्या के ऊपर आधी घात होती है। अब आप देखो, ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया और अंदर क्या है, इसमें x है। फिर से वर्गमूल का चिन्ह आ गया और इसके अंदर क्या है दोस्तों, x है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि वर्गमूल के चिन्ह का मतलब ही क्या है, आधी घात है उसके ऊपर। तो यहाँ पे x के ऊपर कितनी घात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर वाले को गुणा में इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया आपको ये आधी घात, और इसको भी आधी घात के रूप में मैंने लिख दिया है दोस्तों। अब आपको जाना है कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। 8th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 2 या 3 है
उसमें घातांकों के नियम आपको पढ़ाए गए थे किसी सर के द्वारा। और घातांकों के नियम ये कहते हैं, यदि दो संख्याएं घात के रूप में है और उनका आधार क्या है, बराबर है, और उनको आप गुणा कर रहे हो, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हो, आधार बराबर है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आप देखोगे ये घात के रूप में संख्या है, इनका आधार क्या है, समान है, और वो क्या है, x है। ठीक है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी। पहले के ऊपर आधी घात है और दूसरे के ऊपर भी क्या है, आधी घात है, और आधी घात कितनी हो जाएगी, जुड़ेगी तो 1 बन जाएगी। और 1 को तो आप ऐसे की ऐसे लिख सकते हो, x का x ही है। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज़, क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, आपको समझ में आया कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है, सर ये क्यों बता रहे हैं। इसका लॉजिक दोस्तों ये है कि हमारे जो क्वेश्चन में जो समस्या आ रही है अनरूट वाली, अनरूट में क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है दोस्तों। अनरूट में यहाँ पे सॉरी, अरे पर्सन कहाँ गया, ये रहा। इसमें 15 की तो अनरूट है ही नहीं यहाँ, इसमें तो 15 के ऊपर तो अनरूट है ही नहीं, फिर भी सर आप अनरूट के बारे में बता रहे हो। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक अब आपको समझ में आने वाला है। अब आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है भाई, दोनों सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते, इन दोनों को गुणा करते तो ये आ जाता है। तो इन दोनों का गुणा भी क्या हुआ, x ही तो हुआ। यानी कि कहने का औचित्य, लास्ट में जो मोरल निकलता है हमारी कहानी का, इधर वाली जो समरी है मोरल, इसका क्या निकलता है इस स्टोरी का, कि अनरूट की संख्या को अनरूट वाली उसी संख्या से गुणा करते हैं। अनरूट का x है, इधर भी क्या अनरूट का x है, और ये दोनों गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, अनरूट हट जाता है। क्या होता है, अनरूट हट जाता है। जैसे यहाँ पे अनरूट 2 हो, यहाँ पे भी अनरूट 2, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अनरूट 3 है गुणा अनरूट 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। इसको समझाने का औचित्य यही था, और इस कहानी का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इधर वाली जो कहानी थी हमारी, इसका यूज इधर करेंगे, तो आपको ये पर्सन चुटकियों में सॉल्व होते हुए नजर आएगा दोस्तों। चुटकियों में सॉल्व होते हुए नजर आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, x² माइनस अनरूट 15 का होल स्क्वायर। 15 को मैंने क्या लिख दिया, अनरूट यानी कि वर्गमूल 15 का होल स्क्वायर। समझ लेना, यहाँ पे आपका क्या था भाई 15, और मैंने क्या लिख दिया इसको, वर्गमूल में 15 और इसके ऊपर स्क्वायर। और इसका स्क्वायर का मतलब तो समझते हो आप, इसके ऊपर 2 घात आ रही है तो ये 2 बार गुणा होगी ये संख्या, यानी कि अनरूट में 15 गुणा अनरूट में 15, ऐसे ही तो है ये। और अभी आपको मैंने बताया था कि अनरूट वाली संख्या यदि सेम है और गुणा हो रही है तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 15 ऐसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है दोस्तों। इतना समझ में आ गया आपको। इसके शून्यक निकालने हमें, ठीक है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस 15 बराबर x² अनरूट 15 का होल स्क्वायर, बराबर में मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। बराबर में क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया है। ये तो सेम ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और शून्यक निकाल लेते हैं तो बहुपद के बराबर क्या कर लेते हैं हम, 0 रख लेते हैं, और फिर उसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड तो वही है, 9th के 8th के 7th के जो भी आपने पढ़ रखे, गुणनखंड वही है। अब देखो ये हमारा बन गया x² माइनस अनरूट 15 का होल स्क्वायर। ये इधर वाला रबकारी है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब आपने ये सूत्र पढ़ रखा होगा, a² माइनस b² आ जाता है, a² माइनस b² आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ये सूत्र आपको पढ़ा रखा होगा, किसी ना किसी सर ने आपको बताया होगा पूर्व क्लास में, 7th में 8th में 9th में। ठीक है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। यदि नहीं बताया था तो अब याद कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि सूत्रों बगैर कुछ नहीं होने वाला है। सूत्र जब तक याद नहीं होंगे आपको तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सूत्रों की ही इसमें सब बदौलत है, सूत्रों की ही देन है। ठीक है, सूत्र है तो जहाँ है, सूत्र नहीं है तो जहाँ थे वहीं के वहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका ए बन गया और ये क्या बन गया आपका बी बन गया। पहले वाला आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी। ए का मान x है दोस्तों और b का मान क्या √15 है। और यहाँ पे फिर से ए का मान x है, माइनस वाला √15 और बराबर में 0। तो ये बहुत सिंपल बन गया दोस्तों, डायरेक्ट गुणनखंड हो गए। दो संख्याओं का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो संख्याओं का गुणा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो पहले वाली बात हो गई, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो अब देखो यहाँ पे x प्लस √15 बराबर 0 है या x माइनस √15 बराबर 0 है। तो ये दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, 0 के बराबर रख लेता हूँ। अब आपको पक्षांतरण करना है, √15 उस साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। प्लस का था तो किसका हो गया भाई, माइनस का हो गया। और यहाँ पे माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो एक शून्य तो आपका आ गया माइनस का √15 और एक शून्य का आ गया प्लस का √15। ये दो शून्य का आपको दोस्तों मिल गए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, दो शून्य का आ गया हमारे पास, प्लस का √15 और माइनस का √15। तो इसके शून्य क्या है, बहुपद के शून्य x² बहुपद x² माइनस 15 के शून्य का आपको मिले हैं दोस्तों। अल्फा बराबर प्लस का √15 और बीटा बराबर माइनस √15। ये दो शून्य का आपको मिल चुके हैं दोस्तों। ये दोनों शून्य हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमारा प्रश्न यहाँ तक सोल्व हो गया है। उसके बाद में आपको गुणांकों के मध्य संबंध और शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। वेरी गुड, मज़ा आ रहा है दोस्तों समझने में। ठीक है, बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होने देंगे हम कि आप क्लास में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ज़माना वही है, बातें भी वही हैं, पर स्टैंडर्ड बदल गया है कोरोना की वजह से। क्या करें, ज़िंदगी बदतर हो गई है कोरोना की वजह से। मैं भी नहीं चाहता आपको कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, परंतु मजबूरी हो गई है दोस्तों, क्या करें। ठीक है, बच्चों को देखे हुए 4-4, 5-5 महीने हो गए मेरे को स्कूल में, इसलिए इसी का सहारा ले रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि उनको भी सहायता मिल सके समझने में। ठीक है, सत्यता की जांच हम कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं हम। तो शून्यकों का योग क्या हुआ, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है। तो अल्फा का मान आपने क्या मान लिया, √15 मान लिया, और बीटा का मान क्या माना है, माइनस का √15। दोस्तों कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जोड़कर देख रहे हो, जो आपने दो शून्य निकाले हैं उनको आप जोड़कर देख रहे हो, तो आपके योग क्या आ रहा है वो लिख दो। फिर उसके बाद में जो हमारा सूत्र था, सूत्र में शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो उसमें b का और a का मान रखेंगे तो भी योग क्या आना चाहिए, हमारे पूर्व की बात ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे, अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15 आ रहा है। तो देखो ये प्लस वाला ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस का बन गया ना। देखो ये अल्फा का मान प्लस का चिन्ह और बीटा का मान क्या है, माइनस का √15। प्लस माइनस से गुणा हुआ माइनस आ गया, और ये लो जी √15 में से √15 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, तो √15 माइनस √15 क्या हो गया, 0 हो गया। अब सूत्र की सहायता से करके देखते हैं दोस्तों। अब इसको सूत्र की सहायता से करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान वाकई में
क्या जीरो आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बटेवे ए, माइनस बी बटेवे ए। ओके, अब आपको ए बी सी के मान देखना है। ए बी सी के मान क्या है? ए बी सी के मान तो मैंने बताया ही नहीं है आपको क्या है। ए बी सी का मान तो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से समझ लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। ए बी सी का मान देखना मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे दोस्तों? इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसकी तुलना इससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो आपको ए बी सी के मान देखने को मिल जाते हैं। किसी बहुपद की तुलना, द्विघात के बहुपद की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करके ए बी सी के मान बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तुलना आप करो। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? ए। और एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं है, एक है। यहाँ पे एक तो छुपा हुआ रहता है दोस्तों, एक तो एनी टाइम छुपा हुआ रहता है। एक को इससे गुणा करोगे वापस यही संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या है? एक है। यदि आपको एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं दिख रही है तो वहाँ पे क्या है? एक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ गया? एक। इससे इसकी तुलना करें तो ए बराबर क्या आ गया? एक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स का गुणांक इसमें क्या आ रहा है? बी। और इसमें एक्स का गुणांक क्या आ रहा है? इसमें एक्स है ही नहीं। हमारे जो पर्सन है उसमें एक्स है ही नहीं। अब एक्स नहीं है तो क्या करेंगे सर? इसमें एक्स का गुणांक क्या लेंगे भाई? जो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है पर्सन में, वो जीरो है। यानी कि हमारे पर्सन में एक्स स्क्वायर वाला पद तो है, एक्स वाला पद नहीं है। तो एक्स वाला पद हम क्या मान के चलेंगे? यहाँ पे जीरो मान के चलेंगे। एक्स वाला पद नहीं है यानी कि वहाँ पे बी का मान क्या है? जीरो है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यानी कि अचर पद जिसमें एक्स नहीं है वो अचर पद है, सी है। तो जिसमें एक्स नहीं है यहाँ पे वो क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। परंतु 15 के आगे माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है दोस्तों, उसको मत भूल जाना, अन्यथा गलती हो जाएगी आपसे। यदि वो प्लस का है तो सी प्लस में आ जाएगा, और यदि ये माइनस का है तो माइनस में आएगा सी। तो सी बराबर माइनस का 15 है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर माइनस का 15 है। इधर आ जाओ। अब इधर आने का टाइम आ गया है दोस्तों। माइनस का ये सूत्र में था माइनस, ऐसे कि ऐसे मैंने रख दिया है। बी का मान आप देखो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 किया बटे में ए का मान रखो। ए का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 रख दिया। अब बताओ भाई, 0 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती है आपको। 0 के आगे माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह हो, 0 तो 0 ही रहेगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों। और 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दो, 0 के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग दो, सदैव क्या आने वाला है? 0 आने वाला है दोस्तों। 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दे लो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 में 1 का भाग दे रहे हो, क्या आ गया भाई? 0 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी क्या आ गया? 0 आ गया। और वैसे आपने जोड़ के देखा था तो भी क्या आ गया था? 0 आ गया था। यानी कि ये हमारा रिलेशन अति उत्तम है, सत्य है। दूसरा रिलेशन था, उसकी भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से गुणा कर दो बच्चों। अल्फा को बीटा से गुणा करना अब आपको मैं बता देता हूँ। अल्फा बराबर क्या है? √15, ये ब्रैकेट में ज़रूर कर देना। और बीटा बराबर क्या है? माइनस का √15 है दोस्तों। यदि आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया है, यदि आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया है तो समस्या बड़ी विकराल हो जाएगी। यूरेनियम 235 का विस्फोट ही हो जाएगा, ये मान लो।
यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो समझ लो कि भारत और चाइना का युद्ध ही हो गया है। वो कैसे, अब आप समझो, जैसे ये ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, ये लो जी हटा देते हैं। अब भारत का और चाइना का युद्ध कैसे हुआ दोस्तों, देखो ये संख्या क्या बन गई, √15 माइनस √15 जीरो आ गई। ब्रैकेट नहीं लगाते ही क्या हो गया, रिजल्ट जीरो हो गया। और ब्रैकेट लगा रहे हो आप, अल्फा का मान रखा, फिर ब्रैकेट, बीटा का मान रखा, माइनस √15 और फिर ब्रैकेट। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों गुणा हो रहे हैं। गुणा कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सब कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है आपको इसके अंदर। इसका चिन्ह कैसा है, इसके तो आगे कोई चिन्ह ही नहीं लगा हुआ सर, हम कैसे बताएं कैसा है इसका चिन्ह। अरे जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है वो चीज़ प्लस की मानी जाएगी, और जिसके आगे माइनस लगा हुआ वो तो माइनस की मानी जाएगी। तो इसका चिन्ह प्लस का है, इसका माइनस का है, तो किसका चिन्ह आएगा भाई, माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस का चिन्ह आता है दोस्तों। अब √15 से गुणा होगा और क्या बन जाएगा भाई, 15 बन जाएगा। अभी समझाया था √ वाली जो संख्या होती है वो सेम संख्या है, तो √ से √ को गुणा करोगे वो हट जाएगा। बस शर्त ये है, कि √ के अंदर संख्याएं क्या होनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए। तो अल्फा को बीटा से गुणा किया तो आपके आ गया -15। अब सूत्र में रख के देख लेते हैं, संबंध में रख के देख लेते हैं, यदि -15 आता है अति उत्तम, प्रश्न सॉल्व हो गया। सूत्र क्या है दोस्तों, अल्फा को बीटा से गुणा करते हो रिलेशन में तो क्या आता है, अचर पद बटे हुए में x² का गुणांक यानी कि a आता है। अचर पद बटे हुए में x² का गुणांक यानी कि c बटे हुए a होता है। c का मान क्या है, a का मान क्या है, जल्दी से रख दो इसमें और फ्री हो जाओ। c बराबर क्या है भाई, -15 है, ये लो जी -15। थोड़ा सा नीचे ही रख लेते हैं हम, यहाँ पे रख लेते हैं c का मान -15। दोस्तों c का मान -15 है, यहाँ लिखा हुआ है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं चल रहा है, सब पर्सन में लिखा हुआ है वही हो रहा है। यहाँ पे a का मान क्या है भाई, 1 है, a का मान क्या है, 1 है, तो एक की जगह 1 रख दिया। अब -15 में 1 का भाग दो, -15 के अंदर आप 1 का भाग दोगे तो एक ऐसी संख्या है, आप किसी में भी भाग दे लो 1 का, वही संख्या आ जाती है, ऊपर वाली संख्या आ जाती है। आप 50 में 1 का भाग दोगे 50 आ जाएगा, 60 में 1 का भाग दोगे 60 आ जाएगा, 70 में 1 का भाग दोगे 70 आ जाएगा। तो -15 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा फिर भाई, -15 ही तो आएगा, तो -15। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, -15 आ गया। और आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है, अन्यथा हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में दुविधा हो जाएगी। अगली क्लास में हम ये वाला प्रश्न भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न दिखने में आपको जटिल सा दिख रहा है, परंतु बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चीज़ दिखने में ख़राब होती है वो खाने में बहुत ही लाभदायक होती है दोस्तों। जो चीज़ स्वाद में, टेस्ट में जो बुरी होती है ना, टेस्ट में कोई चीज़ ख़राब होती है, जैसे कोरोना का काढ़ा चल रहा है, पीने में तो ऐसे प्राण से निकल जाते हैं, बहुत ऐसे गिल्टी सी फील होती है, ठीक है, परंतु शरीर के लिए अमृत है, अमृत दोस्तों। तो वैसा ही ये है अपना ये प्रश्न, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि यार मैं तेरे को खा जाऊं, मैं तेरे को नहीं आ पाऊंगा, परंतु ये प्रश्न सभी प्रश्नों में सबसे सरल प्रश्न है दोस्तों। अगली क्लास में इस प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए आप प्रयास करना। यदि आपको आता है तो ये मान लो कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, और ये प्रश्न यदि आपने कर लिया तो आप इस प्रश्न वाले 3.1 में कहीं पर मात नहीं खाओगे दोस्तों। तब तक के लिए विदा, अगली क्लास में फिर से आपके साथ मिलते हैं इसी चैनल उज्ज्वल क्लासेस पे। धन्यवाद दोस्तों।